आयुष जी, डॉक्टर प्रतिभा राणा जी आ गई है, उन्हें पैनल में ले लीजिए। आयुष जी, डॉक्टर प्रतिभा आ गई हैं। जी सर, जी सर। आज की वक्ता, हाँ, डॉक्टर प्रतिभा राणा जी आ गई हैं। अंशिका जी भी आ गई है, उनको भी पैनल में ले लीजिए। अंशिका सिंह। डॉक्टर साहब, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करिए। डॉक्टर प्रतिभा जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, नमस्कार। सादर प्रणाम। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ बिल्कुल, बहुत आपकी आवाज स्पष्ट है। जी जी। अब हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। जुड़ने जी वाले लोग जुड़ते रहेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मंच होता है और हम इसको फेसबुक पर लाइव करते हैं, विभिन्न माध्यमों में, यूट्यूब पर इसको लाइव करते हैं। जी तो हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक दर्शकों के बीच, श्रोताओं के मध्य पहुंचना होता है। जी। अब हम बिना विलंब किए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस लोक पहल आभासी मंच का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये लोक पहल क्या है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक प्रयास है, सदप्रयास है और हस्तक्षेप है। और मूलतया लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रम को और उनके राजनीतिक जीवन और दृष्टि को जनता तक ले जाना और जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना, एक सेतु का कार्य करना लोक पहल का प्रमुख दायित्व और कार्य है। और इसी का की संकल्पना को स्वरूप और आकार देने के लिए लोक पहल की प्रतिस्थापना हुई है। लोक पहल के संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर वी.के. सिंह साहब हैं, जिनके संयोजकत्व में हम लगातार इस अनुष्ठान को, इस सांस्कृतिक याज्ञिक अनुष्ठान को हम निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। और इसके महत्वपूर्ण कर्णधारों में, स्तंभों में प्रोफेसर संतोष सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से,
मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर आलोक चौहान, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के प्रबंध विभाग के प्रोफेसर अविनाश पार्थीटकर, ये हमारे प्रमुख स्तंभ हैं जिनके नेतृत्व में लोक पहल निरंतर अपनी सामाजिक सजगता और सामाजिक जीवन की जीवंत यात्रा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। और प्रत्येक रविवार को यह जूम व्याख्यान माला करता है और हम लगभग 5 से 10 लाख लोगों तक अपने राष्ट्रवादी विचारों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोक पहल के ये वैचारिक पहल करने वाले अगुवा हैं, नेतृत्व करता है। हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं जिनकी वैचारिकी के आधार पर लोक पहल अपना कार्य करता है। यह है पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य अशोक जी सिंघल और प्रयाग की धरती से राष्ट्रीय जीवन को स्पंदित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघ चालक पूज्य रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान के केंद्र हैं और इन्हीं के आधारों पर हम अपनी वैचारिक लोक पहल की यात्रा को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। तो इस वैचारिक अधिष्ठान और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना लोक पहल का प्रमुख लोक पहल की ध्येय निष्ठा है और उस पे हम अनवरत सदप्रयास कर रहे हैं और निस्वार्थ रूप से यह स्वयंसेवकों का मंच है। और इसी विषय पर आज पाथेय के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है वरिष्ठ अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार राष्ट्रीय भावधारा की सशक्त हस्ताक्षर और वरिष्ठ आचार्य हिंदी विभाग स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली नई दिल्ली। और आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण रखा गया है और आप ही का ये सुझाया गया विषय है और वह व्यक्तित्व और कृतित्व इतना व्यापक है और भारतीयता के लिए इतना यशस्वी है और भारतीय पुरुषार्थ को एक प्रकार से स्पंदित और भारतीय पुरुषार्थ को नवजीवन प्रदान करने वाले राष्ट्र और गोलवरकर जी का एक विश्लेषण। गोलवरकर, पूज्य गोलवरकर जी, स्वयंसेवक के नाते मेरा उच्चारण यही होगा, पूज्य गोलवरकर गुरु जी ने जब द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में अपना दायित्व प्रारंभ किया तो भारत में एक पूरी संक्रमण की बेला थी, संक्रमण का कालखंड था और उसमें गुरु जी ने अपने जीवन का प्रारंभ सामाजिक जीवन का प्रारंभ गुरु जी करते हैं। 2 शब्द हैं, जीवन और कर्म। अगर दोनों शब्दों को का संबंध अन्योनाश्रित है, कर्म को जीवन से अलग कर दिया जाए तो वह कुछ भी हो सकता है पर जीवन नहीं हो सकता है और जीवन को कर्म से अलग कर दिया जाए तो वह केवल शब्दकोश का शब्द मात्र रह जाता है। और ऐसे ही है गुरु जी, कर्म और जीवन का जो अन्योनाश्रित अंतर संबंध और समीकरण को समीकृत करने वाला एक दैदिप्यमान नक्षत्र गोलवरकर जी गुरु जी। ध्रुव और प्रहलाद के जीवन का प्रारंभिक काल इतना महान था कि वह काल के वक्ष पर अपना अमिट छाप छोड़ देता है। इतिहास इस बात का संज्ञान नहीं लेता है कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहे या नहीं रहे। कर्म ही जीवन को व्यापकता देता है और जीवन को जीवंत बनाता है और ऐसे ही गुरु जी कर्म ही जीवन को अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसे ही महनीय मनीषी व्यक्तित्व की व्याख्या एक सांस्कृतिक राष्ट्र पुरुष की व्याख्या जिसमें अगाध इतिहास बोध, संस्कृति बोध और जिसकी पूरी ध्येय निष्ठा सनातन के सत्य को जीवन शैली में प्रतिस्थापित करके केवल सामाजिक जीवन में नहीं, राजनीतिक, आर्थिक और जीवन के विविध आयाम को प्रखर बनाने के लिए गुरु जी का जीवन सदैव जीवन पर्यंत अपने जीवन के अंतिम सांस तक, अगर हम कहें कि शैशव अवस्था से जन्म से लेके और मृत्यु तक का जो कालखंड है, अगर वह जीवन कहलाता है तो वह जीवन
अगर किसी व्यक्ति में परिपूर्ण रूप से दिखाई देता है तो एक राष्ट्र ऋषि पूज्य गोलवलकर जी में, सदाशिवराव गोलवलकर में दिखाई देता है। और आज इसी विषय पर पाठ्य के लिए इस विषय की अधिक आधिकारिक विदुषी डॉक्टर प्रतिभा राणा जी हमारे बीच हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। और लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का विधिवत परिचय प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली इकाई के वरिष्ठ, लोक पहल दिल्ली इकाई के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर तेजस्वी स्वयंसेवक हम लोगों के बीच श्री आशुतोष सिंह तोमर जी हैं, जो आज के हमारे विदुषी व्याख्याता का परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री आशुतोष जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा मैम का परिचय देना सूर्य के समान दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी परिचय देने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र उन्नति व सांस्कृतिक उन्नतिशीलता को समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोक पहल में आज की वक्ता परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा मैम। आप राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की यशस्वी कार्यकर्ता हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ। आप बाल्यकाल से ही शैक्षिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता को राष्ट्र हित की केंद्रीयता में समर्पित करती रही है। आपने राष्ट्रोन्नति व धर्म रक्षा कार्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रखरता के साथ किए हैं। आप हजारों विद्यार्थी को राष्ट्र हितार्थ कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आपकी स्नातक व परास्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। तत्पश्चात एमफिल व पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। आपने पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। सन 2005 में आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग से सिलेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने अभिभावकों व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इकाई का हिस्सा बनकर स्वयं की आदर्श कार्य प्रणाली से भी अवगत कराया है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सर्कुलर कमेटी की सदस्य भी रही हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा की परीक्षा नियंत्रक रहकर विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की महाविद्यालयी प्रशासनिक समिति की माननीय सदस्य रही हैं। आपने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। आपने कई वर्षों तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध NAAC के सदस्य पद को भी सुशोभित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपने बहुत जी 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 जी। आपने दर्जनों शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं रंगमंच एवं प्रदर्शनकारी कलाओं का संबंध, हिंदी रंग आंदोलन के विकास में नाट्य पत्रिकाओं का योगदान, विभाजन की त्रासदी और हिंदी सिनेमा। आपने एक पुस्तक की समीक्षा भी लिखी है जिसमें राम कथा और रामनगर की रामलीला को अभिव्यक्ति करती। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, अमिटी यूनिवर्सिटी और भी अनेक विश्वविद्यालय में अपने शोध आलेख प्रस्तुत करके अपनी विद्वता का परिचय दिया है। आपने जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अदिति महाविद्यालय और सत्यवती कॉलेज सांदे और हंसराज कॉलेज में दृश्य व श्रव्य माध्यम, डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन एवं हिंदी साहित्य व स्वाधीन आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका आदि शोध आलेख प्रस्तुत किए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हाल ही में हमारे संपादकत्व में प्रकाशित पुस्तक माँ भारती की अजय यात्रा के साक्षी महापुरुष में परम श्रद्धेय मैम का आशीर्वाद हमको मिला है। परम श्रद्धेय मैम ने स्वामी विवेकानंद पर अपना सार गर्वित आलेख लिखकर हमारी पुस्तक की गरिमा को और भी सर्वोत्कृष्ट किया है। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हिंदी विभाग की। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है और जहां साहित्य की संवेदना और उस संवेदना की प्रखर चेतना जब आयाम और विस्तार लेती है तो उसकी तेजस्विता बहुत नैसर्गिक हो जाती है। उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। वह अनेक लेखों में बिखरी होगी, अनेक समीक्षा के ग्रंथों में बिखरी होगी और भारत का आत्मगौरव उससे समीकृत हो करके लगातार अभिव्यक्ति पाता होगा कक्षाओं में भी, और वो विद्यार्थी धन्य होंगे
जो एक तादाद में स्थापित करते होंगे और अपनी चेतना को नई दिशा और दशा दे रहे होंगे। आपका इस आभासी मंच पर लोक पहल के सभी कार्यकर्ता, उत्तरदायित्व स्वयंसेवकों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं अब बिना बाधा के उस पुरुष की मीमांसा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिसका पूरा जीवन राष्ट्र रक्षक परंपरा का युगानुकूल रूपांतरण है, डॉक्टर प्रतिभा राणा जी। धन्यवाद अखिलेश जी। सर्वप्रथम मैं लोक पहल से जुड़े, उसकी स्थापना से जुड़े जो भी आदरणीय, उन सबके प्रति अपना सादर नमन प्रेषित करती हूँ। इसके अलावा अखिलेश त्रिपाठी जी, प्रिय आशुतोष और आभासी पटल पर जुड़े सभी सम्मानित जनों के प्रति भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आपने सही कहा, जिस महान व्यक्तित्व के प्रति मैं आज बोलना चाह रही हूँ, उनकी मीमांसा कर रही हूँ, तो वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है, तो उसमें निश्चित रूप से एक समय सीमा में मुझे भी अभिव्यक्त करना, उनके बारे में बताना मेरे लिए भी कठिन ही होगा। और जो मैं बता पाई समय सीमा के रहते ठीक है, और जो नहीं भी बता पाई, जो भी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जैसा कि बताया ही हमारे पूजनीय, जैसे बताया कि माधवराज सदाशिव गोलवरकर जी, जिन्हें हम सभी श्री गुरु जी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, मानते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे। गुरु जी का जो व्यक्तित्व है, कर्म और विचार उसमें बहुत विस्तृत है। जैसा शुरुआत में प्रस्तावना में बताया कि जन्म से लेकर जितना समय उनका रहा, उसमें भी उनके कर्म को लेकर उनके बारे में बताना बहुत विस्तार है, बहुत ज्यादा विस्तार है। अपने समय के कम से कम 3 दशक तो उन्होंने भारत भ्रमण में ही निकाले, और भारत भ्रमण में उन्होंने भारत की मातृभूमि को, कण कण को बहुत करीब से देखा। और उनके लिए जो मातृभूमि है, सर्वप्रथम जब वो मातृभूमि की बात करते हैं, भारत भूमि की बात करते हैं, तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक पूज्य देवता भी नहीं है। उनके लिए कण कण में भारत माता है, कण कण में भारत भूमि है। और इसी चिंतन, इसी विचार की कड़ी में वो फिर लगातार भ्रमण के उसमें उन्होंने राष्ट्र, मातृभूमि, संस्कृति, हिंदुत्व, गौरव और राष्ट्रीय एकता, इतिहास बोध की आवश्यकता, उस पर भी वो अपने बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वय, वर्ण व्यवस्था, और एक शब्द जो मैं अपने उसमें बताऊंगी भी, जो हम अक्सर सुनते हैं, सहिष्णुता, उस पर भी उन्होंने बहुत विस्तार से बात की कि सहिष्णुता आखिर में है क्या चीज। तो और एक और जो महत्वपूर्ण बात वो करते हैं कि भारतीयकरण। अब हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं, अब भारतीय तो है, मगर भारत, भारतीय होना और भारतीयकरण, तो भारतीयकरण क्या है, इस पर भी श्री गुरु जी ने अपने विचार दिए कि क्या है। मगर शुरुआत में मैं कहूँ तो उन्हीं के शब्दों में कि जैसे उनका पूरा जीवन ही मातृभूमि के लिए समर्पित रहा, और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसी विचार को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि यह भूमि जो अनंत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदय को शुद्ध सात्विक भक्ति की लहरों से आपूर्ण कर देता है। अहो, यही तो हम सबकी माँ है, हमारी तेजस्विनी भारत मातृभूमि। अब जब ये मातृभूमि की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, इसके बाद एक बात और वो बताते हैं, स्पष्ट करते जाते हैं, जैसे कि भारत माता का जो नाम है, हम कहते हैं कि जब भारत पुल्लिंग है तो फिर भारत माता स्त्रीलिंग, तो कहते हैं कि हमारी जो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली भी रही है, जहाँ स्त्री को उसके संतान के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि भरत की माँ से ही भारत माता बनी, या भारत माता का भी उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जब गुरुजी देश को, भारत को जब देखते हैं, तो उसके 3 आधार मानते हैं। 3 आधारों पर वो शुरुआत में एक तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें वो कहते हैं मातृभूमि के 3 आधार कौन है, माता, पिता और गुरु। अब ये माता, पिता और गुरु केवल घर के नहीं, कि घर की ही माता नहीं, घर के ही पिता नहीं, संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत वो जो है, वो हमारे माता, पिता और गुरु के माध्यम से बताते भी है कि
उनके अनुसार ही अगर मैं बताऊं कि मिट्टी, यहाँ की मिट्टी, हवा, जल या अन्य जो भी विविध पदार्थ है, उन वो सभी हमारे माँ के समान है, क्योंकि उन्होंने हमें माँ की तरह ही उन्होंने हमारा पोषण किया है। इसके इसके अलावा जब वो पिता की व्याख्या करते तो कहते हैं हिमालय ने पिता जैसा संरक्षित किया है, और यहाँ के विभिन्न हिस्सों में फैली अरावली हो या गिरी श्रृंखला, विंध्य पर्वत हो, उन सभी ने भूतकाल में भी स्वतंत्रता संघर्ष में भी वीर सैनिकों को रहने के लिए आश्रय दिया, बचने के लिए, तो इस कारण वो पिता के समान है। इसके बाद जब वो गुरु की बात करते हैं, गुरु के में कहते हैं कि धर्म भूमि और मोक्ष भूमि के रूप में उसने हमारे आध्यात्मिक गुरु का स्थान लिया है। मतलब संकुचित विषय नहीं, गुरु नहीं कि जो केवल शिक्षा या विद्यालय जा रहे वही गुरु है। गुरु पूरी सृष्टि है, सृष्टि के माध्यम से, या माँ जो है, आगे भी उन्होंने माँ के ऊपर, जननी पर विस्तार से विचार किया। मैं आगे बताऊंगी कि जो जन्म देने वाली है, जो भारत हमारा पालन पोषण करने वाली है, मगर इसमें कुल मिला के उनका जो चिंतन का आधार है, भारतीय दर्शन का जो आधार है, उसमें जैसा शुरुआत में अखिलेश जी ने भी बताया कि कर्म, अपना कर्तव्य और निष्काम भाव से कर्म, इस पर वो अपने संपूर्ण जो जीवन अपना ध्येय बनाते हैं, निष्काम कर्म पे, और माँ भारती कि राष्ट्रभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित भी करते हैं। मातृभूमि की ही वंदना को वो सर्वोपरि भी मानते हैं कि जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, हमें जीवन दिया, पोषण किया, उसके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इस संदर्भ में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिसे मैं जरूर उद्धृत करना चाहूंगी कि संसार में स्वतंत्र, संपन्न एवं गौरवशाली राष्ट्र की सत्ता का जीवन प्राण तो मातृभूमि की ऐसी भक्ति है जो तीव्र, क्रियाशील, दृढ़निष्ठ तथा ज्वलंत हो। यानी कि मातृभूमि का जो विस्तार है, मातृभूमि जो है वो ऐसा, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जो भारत में रह रहा है वही मातृभूमि के लिए वो कहते हैं कि जो भारत से बाहर भी है, मगर उसके मन में भाव रहना चाहिए। जैसे शुरुआत में मैंने बताया भारतीयकरण, तो भारतीयकरण बाहर रहकर भी आ सकता है, क्योंकि आप मानसिकता से संबंधित है, तो उसकी भी वो बात करते हैं। वह मानते कि भारत भूमि या राष्ट्र के लिए राष्ट्र भावना का होना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर वो राष्ट्र के प्रति भावना नहीं आएगी, तब तक हम राष्ट्र के किसी भी ये कह लो अंग के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। और अपने अगर जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, तो उसके लिए जो एक शब्द वो देते हैं, नव चैतन्य भरना होगा। ये नव, तो एक, अब वो नई चेतना की बात क्यों करते, कहीं ना कहीं गुलामी में, पराधीनता में हमारी वो चेतनता कहीं खो गई थी, विलुप्त हो गई थी, इसलिए वो नव चैतन्य की बात करते हैं, नव तारुण्य की भी बात करते हैं। तो उसी चेतनता में वो कहते हैं कि वो भरने की आवश्यकता है, जिससे कि देश समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके। राष्ट्र भावना के संदर्भ में कहते हैं कि किसी से दुर्भावना भी नहीं रखनी चाहिए। अक्सर संघ पर, उसके विचारकों पर ये एक आक्षेप लगा दिया जाता है कि भी आप कट्टरता के दायरे में रहते हैं, किसी और के नहीं, मगर यहाँ वो कहते हैं कि कट्टर होना गलत नहीं है, मगर अपने धर्म का सम्मान कर रहे हो, अपने पंथ का सम्मान कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो, मगर अपने धर्म का अपमान भी सहन नहीं। तो दोनों पक्ष का तालमेल, संतुलन की बात भी वो करते हैं, और राष्ट्र को समग्र रूप में महसूस करना ही सही मायने में गुरुजी के चिंतन का आधार भी रहा है। अब इसी चिंतन क्रम में, जैसे शुरुआत में एक बात और अखिलेश जी ने बोली थी कि संक्रमण का काल था जब वो द्वितीय सरसंघ चालक बने, तो इस संक्रमण काल, ये संक्रमण काल क्या था, इस पर भी वो बड़े विस्तार से विचार करते हैं, लिखते भी हैं कि उनके चिंतन क्रम में राष्ट्रीय जन, सांप्रदायिक जन, शत्रु, राष्ट्र
वाचा कर्मणा जैसे कहते हैं उस तरीके से समर्पित है। इसके बाद वो बहुत तरीके से उस पर विचार करते बताते भी चिंतन क्रम में कि राष्ट्रद्रोही कौन है या राष्ट्र जन कौन है, तो बहुत तरीके के। मगर जब वह राष्ट्र जन, सांप्रदायिक जन, शत्रु जन, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र विरोधी पर जब निर्भीक बात करते हैं तो एक बात और कहने में वो स्वीकारने में नहीं हिचकते और बताते भी है कि दुर्भाग्यवश आज अपनी पवित्र मातृभूमि में उपयुक्त सभी प्रकार के लोग विद्यमान हैं। उनका ठीक और निर्भीक ज्ञान एवं संगठित और सशक्त राष्ट्र जीवन बनाने के लिए आवश्यक है। यानी ऐसे लोग मौजूद हैं और उसका ज्ञान भी आवश्यक है। अगर अपने को देश को शक्तिशाली भी आशुतोष जी, मैम का कभी कभी आशुतोष जी भाई साहब जी। जी, थोड़ा सा नेट वाली कुछ समस्या है क्या? बात करता हूँ मैं। कुछ आंशिक व्यवधान है तकनीकी व्यवधान के कारण, इसलिए मैम का संबोधन नहीं हो पा रहा था। पूज्य गुरु जी पर बहुत ही अद्भुत व्याख्यान का प्रारंभ हुआ था। पूजनी श्री गुरु जी व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थे, व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व थे। सर मैम को सर पैनल में लीजिए सर। सर मैम है सर पैनल अच्छा, में नहीं। नहीं तो अब आई होंगी ना? जी सर। अभी दिख नहीं रही है मैम? हाँ अब आ गई है।
पलाश जी, ये आयुष जी, मैम को पुनः पैनल में ले लीजिए। आयुष जी, आयुष जी, आयुष जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर मैम का ऑडियो ऑन नहीं है सर, ऑडियो ऑप्शन खुला नहीं है। पहुंच आ चुकी, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है? जी जी मैम। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हुआ नेटवर्क तो। हाँ, मैं अपनी बात तो शुरू करती हूँ दोबारा कि गुरुजी ने प्राचीन संस्कृति और मैम एक निवेदन है कि आप समय सीमा का अतिक्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि व्याख्यान अपना पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब जैसे मैं शुरुआत करती हूँ एक और महत्वपूर्ण बात कि जब गुरुजी अपना चिंतन करते हैं और उस चिंतन का आधार निश्चित तौर से भारत था, तो भारत का जब हम बात करेंगे तो उसकी प्राचीन संस्कृति की भी वो बात करते हैं, क्योंकि प्राचीन संस्कृति जो हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, ये सब तो वो सोने की चिड़िया ही नहीं, शायद वो शायद नहीं, यकीनन वो सांस्कृतिक तौर पर भी समृद्ध था। इस बारे में भी श्री गुरुजी कहते हैं कि पश्चिम ने, पाश्चात्य जगत ने जब कच्चा मांस भूनकर खाना सीखा होगा, उससे पहले हम भारतीय जो तो एक सभ्यता के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। इसलिए वो लिखते भी है कि उससे पहले सिर्फ सभ्यता के रूप में नहीं, उससे पहले हम एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र की बात करते, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र को लेकर चलते, समग्रता को लेकर चलते, कि हम उससे पहले भी एक राष्ट्र थे और हमारी मातृभूमि तथा समुद्र पर्यंत भूमि में परिव्याप्त एक राष्ट्र था। यानी इसका विस्तार बहुत दूर तक था, फैला हुआ था, और अपने राष्ट्र गौरव, अपनी संस्कृति और उसके जीवनदायी तत्व को आत्मसात करना भी आवश्यक है। अब आत्मसात क्या, कि जब तक हम ये तो जानते कि भारत की सभ्यता प्राचीन है, भारत प्राचीन है, मगर हम उसे अपनाए नहीं, बस क्या है कि दूसरे पे निर्भर करते कि दूसरा ही सब कुछ सम्मान दे दे, मगर हम नहीं दें। अगर यही हमारी, अगर ये जो सोच रही है, इसी कारण हमारे जो हल्दी का या हमारी जो देशी चीजों को पेटेंट है विदेश करवा लेता है पहले। क्यों करवा लेता है? क्योंकि हम अपने चीजों के महत्व को जान नहीं पाते, और वो शातिर लोग हैं, वो पहचान जाते हैं और वो पेटेंट करवाकर अपना ठप्पा लगा लेते हैं। मगर गुरुजी इसके प्रति भी श्री गुरुजी सचेत करवाना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति उज्जवल परंपरा को जानना और समझना आवश्यक है। इसके लिए वो मानते कि संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हमारा हिस्सा होनी चाहिए। हिस्सा भी कैसे? जैसे हमारा जीवन है, जीवन की तरह संस्कृति भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। हम जीवित रहते हैं तो हम सांस लेते हैं, तो जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसी संस्कृति भारतीयता भी हमारे सांस श्वास वायु की तरह ही रहनी चाहिए हमारे अंतर्मन में।
इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी अगर जुड़े हुए होंगे वो भी जानते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम बात करते हैं। और ये भी सच्चाई है कि हम अधिकार तो याद रखते हैं मगर कर्तव्य अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है। इस पर भी गुरुजी अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकार की बजाय कर्तव्य को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य और निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाएगी वही हमारी, उसी से हमारी सांस्कृतिक दृष्टि जो है वो आत्मसात होगी और आत्मसात होकर जागृत या पुनर्जीवित होगी। अब पुनर्जीवित यानी ये कभी ना कभी तो रही थी, इसलिए उसका पुनर्जागरण जरूरी है। जिंदा रहना, जीवित रहना जरूरी है। कहते हैं ना कि जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो उसी की बात कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आत्मसात करके। अब जैसे गुरुजी, श्री गुरुजी के बारे में कहो कि वो उनकी दृष्टि तमाम तरीके से थी, तो एक और थी उनकी दृष्टि समाज सुधारक के तौर पर। समाज सुधारक जब होता है तो वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म को लेकर नहीं, वो समग्र को लेकर, सभी को साथ लेकर चलता है। तो उनकी भी दृष्टि समाज सुधारक की थी। वह ईश्वर भी समाज को ही मानते थे कि समाज उनकी दृष्टि में ईश्वर है, कि किसी भी समाज के विकास के लिए मानवता या मनुष्यता का होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। उनकी मान्यता थी कि मानव सेवा प्रथम है, भौतिक संपत्ति उसके सामने गौण है। यानी कि मानवीयता का भाव सर्वप्रथम रखना चाहिए। भौतिकता, भौतिक संपत्ति आती जाती रहती है, और समाज सेवा की जो शुद्ध भावना है उसमें वो गिनाते कि दीन दुखियों, भूखे निराश्रितों की सेवा परम धर्म है। यानी उनकी, अगर आप इस लायक ईश्वर ने बनाया है, आपको इस लायक बनाए कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। इसके बारे में वो बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। आज जब हम या पुराने की संचयन में लगे रहते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इस जमाखोरी ने की जो है, पिछले जब नोटबंदी हुई उसमें बहुत से उदाहरण सामने आए जमाखोरी के, या कोरोना काल में भी आए। तो यहाँ वो भी कहते हैं कि भौतिक संपदा जुटाना, अर्जित करना गलत नहीं है, करनी चाहिए, मगर एक तो वो किस माध्यम से की जा रही है। इसके बाद वो जो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि हम समाज की संपत्ति के संरक्षक मात्र हैं, संरक्षक के रूप में, कि हम सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और उनका मानना था कि मनुष्य भौतिक संपत्ति का अधिक से अधिक अर्जन तो करे, यानी अर्जित करे, कमाए, लेकिन निज उपयोग केवल उतना ही करे जितना जरूरी हो, जितना आवश्यक हो या उसकी सेवा क्षमता के लिए जरूरी हो। बाकी जो अर्जन वो करता है वो समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अपना ही भरता रहे, उसे समाज को समर्पित, समाज से लिया है तो समाज को ही दे देना भी चाहिए। इसकी भी बात वो करते हैं। इस वो किसी भी धर्म में या उस विशेष की में नहीं, कि मानव सेवा को ही वो सर्वोपरि रखते हैं। अब इसमें जब अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र किया था, एक शब्द और है सहिष्णुता। सहिष्णुता, सहन करना, इस पर अक्सर बहुत तरीके के वाद विवाद संवाद होते रहते हैं। इस पर वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। पहली बात तो सहिष्णुता है क्या? सहन करना, सहन करते रहना, सहन करते जाना। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर सहन करते रहोगे, सहन करते जाओगे, तो कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा कब आप कायर की श्रेणी में आ जाओगे। तो बड़े निर्भीक शब्दों में वो बोलते हैं, बताते हैं कि सहिष्णुता संस्कृति का पर्यायवाची नहीं है। सहिष्णुता हमारी संस्कृति का मूल्य नहीं है। और सहिष्णुता शब्द जो है इस भाव को व्यक्त करने में प्राय प्रयोग में आता है, जो बहुत नीचा है। यह तो सहन करने मात्र का भाव व्यक्त करता है। इसके बारे में गुरुजी आगे और कहते हैं कि इसमें एक अहम का भाव है, जो दूसरों के दृष्टिकोण को मात्र सहन करता है। अहम उनके लिए कोई प्रेम अथवा सम्मान नहीं रखता, परंतु हमारी शिक्षा अन्य विश्वासों एवं दृष्टिकोणों को इस रूप में सम्मान करने तथा स्वीकार करने की भी रही है कि वह सब एक ही सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जब ये कहते हैं कि सहन करना हमारी संस्कृति नहीं, कि सहन एक समय के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि सहन कर तो आप कर रहे हो, मगर जिसके प्रति आप सहन कर रहे हो क्या पता अगला उस आप सम्मान का भाव न रखे। तो उनका कहना है कि आप सहिष्णुता के साथ साथ
सहिष्णुता नहीं, सहिष्णुता की बजाय आप वो सम्मानवाद को महत्व देते हैं कि सम्मानवाद रहना चाहिए, सबका सम्मान। सहन करते रहो तो एक समय का दबते को और दबाया जाता है। तो कहते हैं सम्मान रहना चाहिए, सभी का सम्मान, अपना सम्मान बरकरार रखते हुए दूसरों का भी सम्मान करना। इसके लिए वो उनके अनुसार की पारस्परिक आदर की भावना रहनी चाहिए। परस्पर आदर, एक दूसरे का अगर सम्मान करोगे, आदर करोगे, तो शायद कलह द्वेष की भावना आएगी नहीं। ये जब आती है जब अपने को श्रेष्ठ बताते हुए, अपने को श्रेष्ठ बताना गलत नहीं है, मगर अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे का अपमान करना, निरादर करना, तब कलह और कलेश की उत्पत्ति होती। तो इस पर भी वो बड़े विस्तार से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा वाद सहिष्णुतावाद नहीं है, अपितु सम्मानवाद है। दूसरों के मतों का आदर करना हम सीखेंगे तो सहिष्णुता अपने आप चली आएगी। इस उच्च विचार के साथ ही गुरुजी अपने कर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते भी है कि एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, जैसे शुरुआत में बताई थी मैंने कि नव तारुण्य की बात करते हैं। तो ये नव तारुण्य क्या है, इसको वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण में नव तारुण्य, क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप में पहले भी समृद्ध थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जो हमारा ये कह लीजिए कि गौरव का विषय था, जो हमारी वीरता के विषय रहे, जो हमारी ज्ञान की नगरी रही, वो अचानक से कैसे खत्म हो गया, कैसे धूमिल पड़ गया, इस पर भी वो विचार करते हैं। इसलिए पुनर्स्थापना करते हैं और नव तारुण्य, सांस्कृतिक नव तारुण्य की बात करते हैं, जिसमें अपने जो शाश्वत जीवन आदर्श हैं उसे जीवन में पुनः उतारा जाए, जो हमारे मूल्य हैं उन्हें दोबारा प्रयोग किया जाए, तो उन्हें भुलाया ना जाए, कुल मिला के भुलाया ना जाए, दोबारा याद किया जाए अगर भूल गए पहले। तो इसी नव तारुण्य से प्रेम और सामंजस्य की भावना भी बढ़ेगी। भारत की जो है, भारत का जन जन जो है आपस में जुड़ पाएगा, विकास कर पाएगा, वो जाति पंथों धर्मों के आधार पे ना बटे। उनकी जो दृष्टि थी उसमें एक चीज और थी, जैसे हम लोग आज भी मानते कि भाई जो जैसा कर रहा है उसी फैशन की आड़ में, या जो जिस तरीके के उसके बीच भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते। तो यहाँ गुरुजी बड़े स्पष्ट रूप से वो कहते भी है कि परानुकरण से बढ़कर राष्ट्र की अन्य कोई अवमानना हो ही नहीं सकती, यानी दूसरे का अनुकरण करना। जब हम अपने सांस्कृतिक रूप से हर दृष्टि से हम इतने समृद्ध हैं, तो हम दूसरे का अनुकरण क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कोई वजह है? और अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए, इसकी तरफ भी वो कहते हैं कि इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंधानुकरण प्रगति नहीं है, बल्कि वह आत्मिक पराधीनता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। कि अगर हम अंधानुकरण करेंगे तो वो हमें आत्मिक पराधीनता है, यानी हमें हमारी आत्मा को ही सबसे पहले बंदी बना लेगा, और जब आत्मा बंदी बन जाएगी तो फिर उस मुक्ति संभव हो ही नहीं सकती, भौतिक मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम आत्मा से नहीं चाहेंगे कि हमें मुक्त होना है। सच कहें या सही मायनों में जो है श्री गुरु जी के विचार बहुत तरीके से उद्वेलित करते हैं, प्रेरित करते हैं। वो स्पष्ट मानते भी कि ऐसा कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता जिसका औसत व्यक्ति बोना है। अब बोना है या छोटा है, तो उसके में एक और उसके सामने वो लोग खड़े जो विशालकाय हैं, असामान्य से दिखने वाले। तो कुल मिला के वो समानता का भाव इस माध्यम से भी रखना चाहते हैं कि समाज को सबको साथ लेकर चलना है, तो उसको एक धरातल पर लाना पड़ेगा, उसको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, देने होंगे। राष्ट्र निर्माण के परिदृश्य में गुरुजी ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया, विस्तार किया है। शुरुआत में कि कुछ बिंदुओं को मैं इंगित करना चाह रही हूँ कि जैसे वो एक और विचार अपने चिंतन की श्रेणी में लाते हैं, क्योंकि समाज सुधारक के तौर पर, राष्ट्र सेवी के तौर पर, वो ऐसा नहीं कि वो उस पक्ष को भूल जाते जो बहुत आवश्यक है, देश ये आवश्यक रहा है देश की वृद्धि के लिए, देश की पहचान के लिए, और वो है भारत में रहने वाला ग्रामीण जन और निरक्षर जन समुदाय। उसकी भी बात श्री गुरु जी करते हैं कि उनके महत्व को नहीं भूलना चाहिए, ना उनकी कभी अनदेखी करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें ये और क्यों है उनका महत्व वो भी बताते हैं कि क्यों उनको महत्व देने की आवश्यकता है।
कहते हैं कि गांवों में रहने वाले वह सामान्य जन ही हमारे राष्ट्र का वास्तविक आधार है। सामान्य जन को वो राष्ट्र का वास्तविक आधार कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भूतकाल में जब कभी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणों की विभीषिका आई, तो असभ्य ग्रामीण या निरक्षर जन समुदाय ही थे जो अनेक कष्टों और बलिदान को सहन करते हुए स्वदेश एवं स्वधर्म के उद्गार हेतु उठ खड़े हुए। अभी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी तक उससे पहले हम लोग जो गिने चुने नाम थे वही ध्यान में आते थे कि यही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और आजादी दिलाई। मगर अब जब अमृत महोत्सव के दौरान एक मुहिम चली कि आजादी में किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का हाथ नहीं था, सभी का सामूहिक प्रयास था। तो उस सामूहिक प्रयास में ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सामने आए जिनके कभी हमने नाम सुने ही नहीं थे। ऐसे स्थान सामने आए जो कभी इतिहास के पन्नों में नजर ही नहीं आए। बहुत सारे नाम गायब कर दिए गए। तो श्री गुरुजी उस समय भी इन्हीं आम जन को महत्व दे रहे थे, उन्हीं के बारे में बोल रहे थे कि आजादी की लड़ाई कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए, उसमें इस आम जन की भूमिका बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी बहुत पहले एक सेमिनार में जिक्र भी किया था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वो दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र में है, नरेला के पास है। तो वहाँ का उसका अपना एक स्वतंत्रता का इतिहास है, जहाँ ग्रामीण जनों ने फांसी दी गई थी, उन्हें पेड़ से कीलों से लटकाया गया था, बांधा गया था, भेद दिया गया था। तो ये सब इस घटना का जिक्र करना मुझे श्री गुरुजी के संदर्भ में इसलिए लगा क्योंकि जब वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और पूरे भारत को नाप रहे हैं अपनी चिंतन से, अपने दर्शन से, बढ़ूं अगले अगले चरण पे कि आज जब हम लगातार एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं कि बहुत जगह क्रियान्वयन हुआ है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इस सत्र से उसका क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। तो वहाँ जो महत्वपूर्ण बात आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे मैं उसमें भारतीय भाषाओं के महत्व और उसके पुनरुद्धार की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि श्री गुरु जी का जो चिंतन है वो तो दूरदृष्टि के धनी थे और वो बहुत पहले ही अपने चिंतन में इन भारतीय भाषाओं की के महत्व पर और राष्ट्रीय भाषाओं के जो चिंतन है उसकी जो भूमिका है उस पर वो बहुत पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। और उसमें वो कहते हैं, लिखते भी कि वास्तव में सभी भाषाएं, चाहे तमिल हो, चाहे बंगला हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सभी राष्ट्र भाषाएं हैं। ये भाषाएं उपभाषाएं उस खिले हुए पुष्प की तरह हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की खुशबू प्रसारित होती है। वे संस्कृत को महत्व देने और सभी भाषाओं का प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। आज भी हम संस्कृत को जिस तरीके से, एक समय मैं देखती हूँ कि संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने के वालों के प्रति एक उपेक्षा भाव था। आज से 10-15 साल पहले तक तो रहा था कि, मगर अब धीरे धीरे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कह लीजिए संस्कृत का पुनः महत्व नजर आने लगा है। और ये महत्व तो हमेशा से रहा है, मतलब पहचान जो कभी नहीं कर पा रहे थे उनको होने लगी है। तो श्री गुरुजी भी संस्कृत को महत्व देते हैं। कहते हैं कि उनका मानना था कि हमें देश में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। वो खुद स्वयं अनेक भाषाओं को जानने वाले थे, उस अनेक भाषाओं को ज्ञाता थी, इसलिए संपूर्ण देश में व्याप्त हिंदी भाषी अधिकता और उस जन को भी जानते थे कि भारत में रहने वाले अधिकतर जो भाषी हैं वो हिंदी बोलते और समझते भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसको सहोदरी या कह लो कि सेतु के रूप में हिंदी भाषा को भी स्वीकार करते थे, मानते थे कि संस्कृत आवश्यक है, भारतीय भाषाओं का भी महत्व अपना है और रहना चाहिए, मगर इसके साथ ही ये भी रहना चाहिए कि इतने हिंदी को अपनाते हुए, हिंदी में बात करते हुए या हिंदी में लेखन पढ़ और विचार विमर्श कर लेना आवश्यक है।
वो स्वयं जब मानते थे तो इसे अपनाते भी थे, अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते थे, अधिकतर करते थे। इसके अलावा जब वो शिक्षा की बात करते हैं तो उनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं आज की ही उसी शिक्षा प्रणाली से जुड़ रहे हैं, जिसे कौशल विकास आधारित शिक्षा कहते हैं। कि प्रधानमंत्री भी कौशल विकास योजनाएं अनेक चल रही है, तो उसमें वो भी कहते हैं कि शिक्षा केवल पेट भरने का साधन मात्र नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पेट भरने का साधन मात्र इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बेशक प्रत्येक व्यवसाय के लिए शिक्षा उपयोगी तो होती है, मगर शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है, वो आपके चरित्र का भी निर्माण करती है। तो शिक्षा के बहुआयामी है, शिक्षा बहुआयामी हो सकती है, बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे जो आयाम है उस पर श्री गुरुजी अपने विचार रखते हैं, और केवल रखते ही नहीं है, प्रेरित करते हैं आगे बढ़कर, ऐसे उससे जोड़ते भी हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं। इसी अपने चिंतन के विस्तृत क्रम में उन्होंने धर्म पर भी विचार किया कि धर्म क्या है, केवल एक पंथ या समुदाय में रहना धर्म है। तो इस पर वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धर्म वो है जिसमें समाज की धारणा हो, यानी समाज से निरपेक्ष रहकर कोई भी धर्म धर्म नहीं होता, धर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए वो बनाते कि धर्म वह है जो व्यक्ति के जीवन को उदात्त बनाए, विशाल बनाए, ऐसा संकुचित ना करे। इसलिए वो कहते कि वो समाज को व्यवस्थित करने का माध्यम है, कि समाज को धर्म के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है, मगर धर्म ऐसा ना हो कि अपना सोच के दूसरे का नीचा। तो उसके सामूहिक या धर्म के संदर्भ में जब वो बात करते तो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और वो देते हैं, और वो शब्द हैं त्याग और एकात्मकता। तो ये त्याग और एकात्मकता, यानी जब तक हम एक रूप नहीं होंगे, त्याग करना नहीं सीखेंगे। त्याग मतलब कि आप बहुत सारी चीजों में कलह में फूट में पड़े रहोगे और अपना ही ये कह लो कि अपना ही विस्तार करते रहोगे और दूसरे को उपेक्षित रहोगे, तब जीवन सफल नहीं बना सकते, अपना भी नहीं बना सकते, किसी का भी नहीं बना सकते। तो श्री गुरु जी ये भी कहते थे कि एकात्मकता होनी चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति के इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के जो उच्च मूल्य हैं उन्हें भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और उच्च मूल्य, इन्हीं उच्च मूल्यों की स्थापना के लिए वो अपने जीवन पर्यंत पूरे देश में घूम घूम कर लगातार उसकी विविधता को जानते रहे, समझते रहे, और केवल घूमे नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहां हम जाना सुनेंगे, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी वो गए, वहां रुके, उनके वहां के लोगों से मिले जुले और भारतीयकरण का प्रयास किया। अब अगर कहें तो सही मायनों में कहें तो गुरुजी के लिए राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की संकल्पना क्या है, तो उनके लिए जो राष्ट्र है वो एक मंदिर के समान है। उस मंदिर में, अब मंदिर होता है तो उसमें हम देवी देवता रखते हैं। तो गुरुजी, श्री गुरुजी जब विचार करते हैं और उस राष्ट्र को एक मंदिर की तरह मानते हैं, तो उसमें वो किसी देवता को नहीं, देवी को ही पुनर्स्थापित करते हैं, देवी की ही स्थापना करते हैं। और मातृत्व के तीनों रूपों, जैसे शुरुआत में भी मैंने जिक्र हल्का सा किया था कि मातृत्व, माता के तीनों रूपों, वो माता के तीनों रूप क्या है, जगत माता, मातृभूमि और जन्मदात्री माँ, ये तीनों रूप राष्ट्र मंदिर में इन तीनों का ही महत्व है, इन तीनों की प्रतिस्थापना करते हैं और कहते हैं कि लगातार इनका स्मरण करते रहना आवश्यक है, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। और क्योंकि अगर अपने देश का, अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते तो इनके प्रति ऋणी रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो लगातार जगत माता, मातृभूमि और जन्मदात्री माँ का स्मरण करने की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत को अगर पूर्ण रूप से समझना है, पूर्ण रूप से जानना है, उसके बारे में एक तरीके से अपने मन में उतारना है, तो उसके लिए जो नया शब्द देते हैं, आज के समय में ये नया नहीं होगा, मगर वो जो शब्द देते हैं वो देते हैं भारतीयकरण। भारतीयकरण, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि भारतीयकरण क्या है, भारतीयकरण वो है जिसमें व्यक्ति अपने देश से जुड़े, मगर दैहिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में। दैहिक रूप में जुड़कर या सिर्फ देश को पैसा कमाने का माध्यम ना माने,
आत्मिक रूप में जुड़े, इसलिए उसको वो भारतीयकरण मानते हैं, जहाँ वो बिल्कुल हृदय से जुड़ गया है। तो भारतीयकरण की बात करते हैं, इस भारतीयकरण की जो व्याख्या है वो बहुत सुंदर शब्दों में करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीयकरण के हेतु योजनाबद्ध व्यापक प्रयत्न करना अति आवश्यक है। सर्वनाशकारी परिमापों से देश को, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण देश में जाति, पंथ आदि निरपेक्ष भाव से सब देशवासियों को भारतीयता के संस्कार देना और भारत तथा उसकी परंपरा, उसका राष्ट्र जीवन, उसका हित साधन, संकट निवारण, विजय संपन्न वैभव संपादन के ऊपर उसमें एकाग्र अविचल निष्ठा की बात करें कि जो विचलित ना हो निष्ठा, अविचल निष्ठा जगाकर सबका भारतीयकरण करना नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वही के हृदय से जब जुड़ेंगे तो वो स्थायी रूप से जुड़ेंगे। तो इस भारतीयकरण की बात करते हैं और कहते भी है कि धर्म को के संदर्भ में जब कहते हैं तो लोगों को ये सिखाया जाए, ये बताया जाए कि धर्म का काम मनुष्य को महान, पवित्र और मंगलमय बनाने की शिक्षा देना है। धर्म का काम मनुष्य को आपस में भिड़ाना नहीं, जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो इसलिए उसके बारे में ही वो जब आगे चलते हैं बताया भी कि मातृभूमि को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। मैंने बताया भी कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो वो श्रद्धा भूमि कहते हैं, वो मातृभूमि कहते हैं। और कहते हैं कि उसके लिए विभाजित अंतःकरण से, मातृभूमि के लिए विभाजित अंतःकरण से नहीं जुड़ा जा सकता। तो उसके लिए एकाग्रता जरूरी है, एक निष्ठा जरूरी है, एकात्मकता जरूरी है। और इसीलिए वो पूरे समाज की श्रद्धा का केंद्र मातृभूमि को मानते हैं और बनाना चाहते हैं कि पूरे समाज का एक ही श्रद्धा रहो, एक ही हो कि भारत भूमि, वो भारत भूमि जिसने हमारा पालन पोषण किया है, हमें माँ की तरह पाला है, पिता की तरह संरक्षित किया है, गुरु की तरह ज्ञान दिया है। तो वो भारत भूमि ही, वही मातृभूमि एक तरीके से आराध्य होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे कोई भी भाव हो सकते। इस गुरुजी सामाजिक सद्भाव की भी बात करते हैं कि सद्भाव आवश्यक है और राष्ट्र भावना के लिए जरूरी है, समन्वय भी जरूरी है। कहते हैं कि आपसी समन्वय की भी बात करते हैं। उनके अनुसार अगर कहे कि हमारी जो भारत माता है, हम सब उसकी संतान हैं, एक ही परिवार है और सारे भारत की नसों में एक ही रक्त है। इस समाज के सभी पंथ संप्रदाय हमारे हैं। हमारी प्रकृति के अनुसार अपने पंथ के मार्ग की उपासना, अपने अपने पंथ की उपासना हम भले ही करें, मगर अपनी प्रकृति के बाकी, मगर ये कि भारत भूमि की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भारत भूमि को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसका स्मरण करते हुए हम अपने पंथ की उपासना भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, मगर भारत भूमि का भाव सर्वोपरि रहना चाहिए। और इसके लिए कहते हैं कि हमारे समाज में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं वह सब अपनी हैं, अपने यानी उनसे समान रूप से प्रेम करना चाहिए। छोटी बड़ी कहलाने वाली, बड़ी से को तो सभी आकर्षित होते, तो कहते हैं छोटी से छोटी कहलाने वाली जो वर्ग है, जो जातियां हैं, वो भी अपनी ही है। उसे भी उपेक्षित ना करो, उसे भी उसी प्रेम और आदर के साथ देखो, क्योंकि इस प्रकार से वही एकात्मकता का जो बोध है, वही सही मायनों में भारत भूमि का बोध है, भारत माता का बोध है। तो इसलिए इस बोध से ही सामर्थ्य का सृजन होगा, भारतवासी का सृजन होगा और भारतीयकरण का सृजन होगा। और ये बोध अधिकार और मांगों की लेन देन से नहीं होगा, सहयोग से होगा, समर्पण से होगा, हृदय से होगा। इसके बाद बहुत तरीके से वो बात करते थे, कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। हम सभी जानते हैं कि जो चीज संगठित रहेगी वही अपना एक स्थान बना पाती है, नहीं तो अलग अलग होकर तो कोई चीज, किसी चीज का विशेष महत्व नजर आता नहीं। तो इसलिए संगठन की शक्ति के बारे में वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जब तक समाज में अपने स्वत्व का अभिमान जागृत रहा, उसके कारण भूमि, संस्कृति तथा राष्ट्र की एकात्मकता की भावना विद्यमान रही, तब तक इस समाज की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किसी का नहीं हुआ। लेकिन उसी एकात्मकता को जैसे ही हमने भूला, अनेक छोटे छोटे स्वार्थ हमारे अंदर प्रवेश कर गए और देश पराधीनता की तरफ बढ़ गया। यानी कि
जब हम लोग ने अपने स्वार्थ को अहमियत देनी शुरू कर दी, अपने अहम को अहमियत देनी शुरू कर दी, भारतीयता को छोड़कर, समग्रता को छोड़कर सिर्फ और केवल मैं और मैं रह गया, तभी उसी दिन से हमारी गुलामी का भी रास्ता बढ़ गया, क्लियर हो गया, क्लियर नहीं कहूंगी, साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया। और विदेशी शासन ने हम पे शासन किया क्योंकि वो उनकी का सामर्थ्य नहीं था, वो हमारी कमजोरी थी। हमने कहीं ना कहीं वो संकेत दे दिए थे, हमारी आपसी फूट ने, हमारी आपसी कलह ने, कि जिससे वो आराम से आए और हमें पराधीन करके और अनेक वर्षों तक हमें उस पराधीनता में जकड़े रखा। तो इसलिए श्री गुरु जी कहते भी है कि एकता में ही बल है, एक रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ बदल पाएंगे, जो अच्छा है उसे ला पाएंगे, तो एक रहना जरूरी है। और वो कहते भी कि अगर सब प्रकार की जो दुर्दशा है उसको हटाना है तो हमें एक तो बनना ही होगा। संगठित समाज ही उत्तम समाज का निर्माण कर सकता है। तो संगठित रहना और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इस संगठित समाज का होना आवश्यक है। और संगठन के माध्यम से ही आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र की किसी भी श्रेणी में आप आगे बढ़ सकते हो, व्यापक कदम या पुनरुत्थान कर सकते हो। तो मौलिक कार्य की तरफ भी उन्होंने बढ़ावा दिया गुरुजी ने। एक और उनका उदाहरण मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी अनुभूतियां समान हैं, उस प्रकार हम सबका हित भी समान है। हमारे आदर्शों की परंपरा एक है। बलवान, विजयशाली तथा समृद्धिशाली बनने की हमारी आशा आकांक्षा समान है। हमारा कर्तव्य है कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच अपने राष्ट्र को उत्तम स्थिति में खड़ा करें। तो जब हम एक देश में रह रहे हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं समान है, हम अपने को बढ़ते देखना चाहते, तो उस अपने को बढ़ते के साथ साथ हम देश को भी आगे बढ़ता देखना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे, ना चाहना भी नहीं चाहिए कि हमारा तो मान सम्मान हो, मगर हम देश की सीमा से जब बाहर जाए तो हमारे देश का अपमान हो रहा है और हमारा सम्मान हो रहा है, तो ये फिर सम्मान की बात नहीं है। क्योंकि संगठित इकाई की जब वो बात करते हैं तो संगठन में ही जब शक्ति है, तो वो संगठन में राष्ट्र को कुल मिला के जो है, राष्ट्र को जब वो मंदिर की तरह कहते हैं, राष्ट्र की परिकल्पना अनेक स्तर पे करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि सामूहिक शक्ति, संगठन ही वो प्रेरक शक्ति है, एकात्मकता ही वो प्रेरक शक्ति है, जहाँ हमारे सुख दुख, हमारा हंसना रोना सभी एक हो, प्रभावित हो। तो इसकी तरह वो बात करते हैं। और जो एक और महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि कर्मशील और अनुशासित बनना, क्योंकि अगर हम कर्मशील और अनुशासित बनेंगे तभी हम सकारात्मक परिवर्तन भी ला पाएंगे। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लें, मगर हम बातें बड़ी करके ही रह जाएं, नहीं, उसके लिए कर्मशील बनना, और कर्म अगर करना है तो उसके लिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना अनुशासन के कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया नहीं जा सकता। अनुशासन भी जरूरी है। विद्यालय में हमें अनुशासन सिखाया जाता है। आप बहुत तरीके से कहते हैं कि भाई अनुशासन में रहो, समय से सो, समय से उठो। तो क्या अनुशासन का महत्व है, ये श्री गुरु जी भी बताते। तो इसलिए कहते हैं, इसके अलावा वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वो भ्रष्टाचार पर भी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के उसमें वो ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार जो है वो समाज के किस तरीके से, वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो गरीब में आ रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से आ रहा है। तो कहते हैं कि मगर अमीर में जो आ रहा है वो भ्रष्टाचार, वो किस रूप में आ रहा है कि गरीब तो शायद अपना पेट भरने के लिए शायद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, तो वो उसे भी गलत नहीं वो सही नहीं बता रहे कि गरीब भी भ्रष्टाचार में। वो कह रहे कि भ्रष्टाचार के मूल उद्भव बिंदु को पहचानना जरूरी है कि वो कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। इसके लिए वो कहते हैं कि क्योंकि वो इसको चारित्रिक भ्रष्टता से जोड़कर देखते हैं। मैं मानते हैं कि जिनके जीवन में सब प्रकार की संपन्नता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो इस पाप में ज्यादा लिप्त है, वो भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त है, जो जितना ज्यादा संपन्न है। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो संपन्न वर्ग है उसे उदाहरण पेश करना चाहिए, उसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर वो संपन्न है तो वो भ्रष्टाचार ना करे, गलत काम ना करे, बल्कि एक उदाहरण के रूप में, एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो, अपना एक
ये कह लीजिए कि ऐसा उदाहरण करे कि जिसमें किसी गलत कार्य के प्रति वो विरोध में आवाज उठा सके। तो ये इस बात की भी कि जिसका पेट भरा हुआ है वो क्यों और भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसका पेट खाली है उसके लिए तो वो पहले कहते हैं कि व्यक्ति जितना जरूरी है उतना अर्जन करे, बाकी समाज से लिया है समाज में दे दे। तो इससे कि गरीब भी प्रसन्न रहेगा और जो साधन संपन्न वर्ग है वो भी संतुष्ट रहे। तो इसकी बात वो कहते हैं और बार बार लगातार ध्यान दिलाते हैं कि निरक्षर जनता, ग्रामीण जन को नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा जो देश में के कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, उसकी भी के लिए भी गुरुजी लगातार चिंतित रहते थे। उनकी चिंता बहुत जगह जाहिर करते हैं वो शब्दों में। वे लिखते भी हैं कि एक जगह लिखते भी कि हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता कि जब अन्य लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं और तो हम उन्हें मरने दे रहे हैं, ये हमारा भयानक अधःपतन है। यानी कि समाज आंखें हाँ फेर सुतोष जी। अच्छा ठीक। सत्य से आंखें फेर लेता है, मुंह फेर लेता है। तो इसीलिए वो सत्य के उसमें कहते कि भारत राष्ट्र की शक्ति व एकता को मानते हैं और वह कहते कि पूजा का ऐसा नहीं कि पूजा का प्रकार बदल जाने से कोई भूमिपुत्र नहीं रहता है। भूमिपुत्र वो भी कहलाएगा जो पूजा करता है, भूमिपुत्र वो भी कहलाएगा जो पूजा नहीं करता है। चिंतन का स्मरण के आधार अलग अलग हो सकते हैं, पूजा की पद्धति अलग अलग हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम भूमिपुत्र ना माने। इसके संदर्भ में भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि सहिष्णुता या सबको साथ लेकर चलने की बात पर कहते हैं कि सभी को दूसरे पंथ या धर्म के प्रति सहिष्णु होने के साथ साथ सम्मान का भाव भी रखना चाहिए। यही हमारे राष्ट्र की कसौटी भी है, जहां मातृभूमि से प्रेम के साथ साथ ये भी समझे कि समाज केवल मनुष्यों का समुच्चय मात्र नहीं है और अलग अलग जातियों या व्यक्तियों का एकीकरण भी मात्र भी नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक विशिष्ट पद्धति बनी हुई है, पद्धति, मगर उसके साथ साथ राष्ट्र की भी एक पद्धति है। राष्ट्र का, क्योंकि राष्ट्र भाव सर्वोपरि है। श्री गुरु जी के अनुसार कि इस प्रकार के लोग उस विशिष्ट प्रदेश में पुत्र के रूप में निवास तो करेंगे, मगर वह एक राष्ट्र ही कहला जाएंगे। कि अलग अलग पद्धति को, पूजा पद्धति या मानते हुए भी, मगर वो आत्मिक रूप से अगर राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, भारतीयकरण से जुड़े हुए हैं, भारतीयकरण अगर उनका हो गया है तो वो राष्ट्र में ही गिने जाएंगे। यानी वह भी राष्ट्रीय ही कहलाएंगे, राष्ट्र ही कहलाया जाएगा। और अगर मैं थोड़ा और बढ़ूं उनके निष्कर्ष की तरफ आऊं तो संपूर्ण देश का जो उनका चिंतन था संपूर्ण देश के संदर्भ में, वो बहुत सारे आयामों से होकर गुजरता है। और उनका स्पष्ट मानना भी है, कहना भी है कि मातृभूमि और देश हित का भाव हमेशा ऊपर रखना चाहिए और न्यायोचित मांग पूरी करना कोई गलत नहीं, लेकिन कोई भी मांग समाज में विभाजन करने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी न्यायपूर्ण मांग होगी तो उसे माना जाए, मगर जो मांग समाज को विभाजित कर रही है, विभाजन कर रही है, समाज के लोगों को आपस में तोड़ रही है, तो वो न्यायोचित नहीं हो सकती, क्योंकि सभी भारतवासी विशेष हैं, इस राष्ट्र का हिस्सा हैं। इसीलिए राष्ट्रीय एकता बनाना जरूरी है। और जब हम सभी भारतवासी एक होंगे तभी देश ज्यादा उन्नत होगा, प्रगति करेगा। इस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी तत्वों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। उन जरूरी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि जिस देश को अनंत काल से हमने अपनी मातृभूमि माना है, भारत भूमि माना है, राष्ट्र भूमि माना है, उसके लिए ज्वलंत भक्ति भावना उत्पन्न हो, सहचार्य और भ्रातृत्व की भावना बनी रहे, जिसका जन्म इस अनुभूति के साथ हुआ है कि हम सभी एक ही महान माता के पुत्र हैं। इसी कड़ी में वह राष्ट्र जीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, समान संस्कृति, समानता की जब वो बात करते हैं तो समान संस्कृति, समान इतिहास, समान परंपराओं, समान आदर्शों और आकांक्षाओं को भी का होना भी आवश्यक मानते हैं। वह ऐसा ही राष्ट्रबोध हर भारतवासी में जगाना चाहते थे कि ये राष्ट्रबोध, ये भारतीयकरण हर भारतवासी में जाग
पूर्ण रूप से मानते हुए दूसरे के धर्म या पंथ के प्रति सहिष्णुता से ज्यादा सम्मान का भाव रखें, क्योंकि सच यही है कि हम सभी इस महान भारत भूमि की संतान हैं। श्री गुरु जी के ये जो महान राष्ट्रवादी विचार हैं, उस प्रेरक ऊर्जा के समान है जो राष्ट्र हित में सब कुछ न्योछावर कर देने का साहस देती है, साहस भरती है। और सच में गुरु जी ने मातृभूमि, उसकी संपदा, पुण्य नदियां, पर्वत श्रृंखलाओं, गरीब जनों, अशिक्षितों, ग्रामीण जन सभी पर विस्तार से, बहुत विस्तार से विचार किया। और लगातार अब मैं बार बार जिक्र करती रही कि उस पर चिंतन किया, मनन किया और प्रेरित भी किया, उद्बोधन भी दिया, तो बहुत तरीके से किया। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात, वो गर्व के साथ कहते हैं, किसी उसमें छिपके नहीं, गर्व के साथ वह कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है वो इतना व्यापक है, उसे शब्दों में बांधना कठिन नहीं है। और जब वो हिंदू कहते हैं तो साथ में ये भी एक तरीके से हिदायत भी कह सकते हैं, या कह दे कि वो कि वही व्यक्ति या वही संस्था, वही लोग कट्टर हिंदू कहलाने के योग्य हैं जो संसार भर के सभी धर्म मतों को आदर की दृष्टि से देख सके। यानी कि कट्टरता ऐसी ना हो कि कहीं और किसी और के लिए द्वार ही ना खुले हों। तो कहते हैं कि वो आदर का भाव रहना चाहिए, तभी वो कट्टरता भी कहलाए, कट्टरवादी रहेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो उसमें राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना श्री गुरु जी के अंतर्मन में रक्त की तरह, जैसे धमनियों में रक्त प्रवाहित रहता है, बसा रहता है, वैसे श्री गुरु जी के मन में, अंतर्मन में, हृदय में वही भारतीय करण, वही रक्त वाहिनी के रूप में राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति, भारत भूमि, भारत माता, मातृभूमि बनी रही। और अंत में श्री गुरु जी के ही शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आसेतु हिमाचल एक देश, एक ही संस्कृति, एक राष्ट्र का भाव प्रस्थापित करना आवश्यक है। राष्ट्र हित में व्यक्ति हित समाविष्ट हो, अतः राष्ट्र हित की ही उपासना सर्वोपरि मानकर उसमें संलग्न रहने का सद्भाव जगाना आवश्यक है। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत श्री गुरु जी के इन विचारों को मैं नमन करती हूँ, और उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे मौका दिया, बड़े धैर्य से सुना, आप सभी के प्रति मैं विनम्रता के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना सुंदर उद्बोधन हुआ, बहुत ही सुंदर उद्बोधन हुआ, जो गुरु जी का दृष्टि और दर्शन है और भारत की संपूर्णता की जो विवेचना है, आपने बहुत ही सुंदर, सरल, सहज शब्दों में की। और उसकी इस व्याख्यान की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो उसकी सरलता और सहजता थी। जब कोई भी विचार अत्यंत सरल सहज होता है तो उसकी संप्रेषणीयता भी बहुत प्रभावोत्पादक होती है और तीक्ष्ण होती है। गुरु जी को निश्चित रूप से उनकी व्याख्या, उनका दृष्टि और दर्शन ही 12 खंडों में उन्हीं के द्वारा लिखित है और वो विभक्त है। वो उसको बांधना बहुत कठिन कृत्य है, लेकिन फिर भी जो उसका मूल तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो भारतीयता का राष्ट्रत्व है, जो राम का रामत्व है, कृष्ण का उत्कर्ष है और शंकर का मानस है, उसको आपने एक संरेख में सहेजने का बहुत ही प्रासंगिक प्रयास किया है। वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और उसको मैं भी शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतना विशाल है। जैसा मैंने पहले ही आपके उद्बोधन के पहले कहा कि वो संक्रमण की बेला थी और एक महान चिंतन की आवश्यकता थी कि भारत की पराधीनता की मौलिकता क्या है, मौलिक कारक क्या है। हमें अतीत की ओर देखना पड़ेगा, और जिसमें इतिहास की गहरी अंतर्दृष्टि, गहरा इतिहास बोध और सांस्कृतिक बोध हो और सनातन का भी व्यापक बोध हो, वही, क्योंकि दुनिया में मिस्र है, बेबोलेन है, हिब्रू है, हित्ती है, लेकिन वो धर्म और वो धर्मावलंबी नहीं है। क्या बात थी कि हम उस एकात्मकता का दर्शन भारत में आज भी करते हैं, जो हजारों वर्ष से चला आ रहा सनातन है,
वो आज भी विद्यमान है, तो उस विद्यमानता की, निरंतरता की, मौलिकता की परख का नाम ही माधव सदाशिवराव गोलवलकर है। और वो अद्भुत अविस्मरणीय व्यक्तित्व है, और इस पर राष्ट्र को लगातार चिंतन और मंथन करना चाहिए। एक वर्ग लगातार उसका विरोध करता है, लेकिन सत्य को प्रतिस्थापित करने के लिए संघर्ष की निरंतरता की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही डॉक्टर प्रतिभा राणा जी जब अपना उद्बोधन देती रहेंगी, क्योंकि भारत की स्मृति लोप बहुत तीव्रता से होती है, और उसके स्पंदन के लिए ऐसे ही व्याख्यानों का आयोजन होते रहना चाहिए। और लोक पहल उसी का एक द्वीप प्रज्वलित करता है कि भारत किस तरह प्रतिस्थापित हो। और दिनकर के शब्दों में, आप तो साहित्य की राजनीति का हूं, तो साहित्य जब राजनीति की धूप होती है तो हमें भी साहित्य की छांव में जाना पड़ता, तो वह साहित्य, वह अमरत्व दिखाई देता है गोलवलकर जी में, गुरु जी में। उपाख्यान गुरु जी के नाम से ही भारत का स्वयंसेवक उन्हें जानता है। तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने जितनी एक एक बिंदु को संकेतों में, इशारों में, चाहे वो धर्म का प्रश्न हो, राजनीति का प्रश्न हो, राष्ट्रीय एकात्मकता का प्रश्न हो, राष्ट्र की प्रखरता किस प्रकार आएगी, जनमानस क्या है, सामान्य मनुष्य क्या है, उसकी ओर देखना, और अनुशासन, आत्मानुशासन, राष्ट्र की एकात्मकता, अखंडता, उसका मौलिक चिंतन और स्वरूप आपने प्रस्तुत किया है। पूरा लोक पहल परिवार आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है, और हम आशा करेंगे कि आप हमारे ही परिवार की हैं, विचार परिवार की विदुषी व्याख्याता हैं। हम एक दो और आमंत्रण करेंगे गुरुजी पर, क्योंकि गुरुजी तो समग्रता का नाम है और हिंदुत्व ही व्यापकता का नाम है, और युग सापेक्ष व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य और परिस्थितियां बदली हैं, मौलिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है, और देश की बड़ी विकट परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। उसमें आपके व्याख्यानों की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और इसके लिए मैं अंशिका सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, जो दिल्ली से ही हैं और आपसे संबंधित भी हैं। और आशुतोष जी का यह कहना था कि विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए अंशिका जी को आमंत्रित किया जाए। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अंशिका जी से कहूंगा कि डॉक्टर प्रतिभा राणा जी का औपचारिक लोक पहल का स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनके धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि ये भारत की एक परंपरा भी है। अंशिका सिंह जी। अंशिका, मुझे सुन रही हैं? आशुतोष जी, आशुतोष जी। जी भाई साहब। हाँ, अंशिका जी को कहिए कि वो प्रस्तुत करें धन्यवाद ज्ञापन। उन्हें शायद होस्ट ही बनाया हुआ है, उन्होंने मैसेज किया है कुछ। ये आयुष जी, अंशिका जी को, इसमें एक अंशिका सिंह जुड़ी तो ही है, होस्ट भी हैं, अपने पैनल में हैं। मैं अभी बोलता हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आपके सामने डॉक्टर जी आ रहा है जी। अभी आपके सामने डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी जी बोल रहे थे, जो स्वदेशी जागरण मंच से है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इसका बहुत अच्छे से शुरुआत किया। उसके बाद आपके सामने श्रद्धेय मैम डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा मैम, जो हिंदी विभाग की